Hello students, today in partnership final account we are going to take some adjustments in partnership final account. See, already I have written some adjustment on the board. There are few adjustments that we have already learned in 11th syllabus. ये सभी adjustment हम लोग ने 11th syllabus में learn की हुई है. Closing stock, outstanding expenses and all these adjustments up to goods withdrawn by proprietor for personal use. All these adjustments are already done in 11th standard syllabus. Okay, we have to learn all these adjustments. We have to go through all these adjustments. These adjustments will be there in 12th syllabus also. ऐसे नहीं है कि 11th में सीख लिया तो अभी 12th में उसका कुछ काम नहीं आएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है. आप अगर M.Com तक भी पढ़ोगे ना तो इसमें से सभी एडजस्टमेंट्स आपको बार बार वहाँ पे अकाउंट्स में आने वाली है. तो ये एडजस्टमेंट्स को कभी भूलना नहीं है, इसको दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर दो. ये एडजस्टमेंट्स आपको करनी ही है. But apart from this, there are certain new adjustment that we are going to learn in 12th final account. 12th के final account में और कुछ extra adjustments है जो हमें learn करनी है. तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी एडजस्टमेंट है. फिलहाल आप देख लो, मैंने बोर्ड पे 12 एडजस्टमेंट लिख दी है जिसके सारे इफेक्ट्स क्या है आपको 11 के फाइनल अकाउंट के लेक्चर्स में वो सब मिलेंगी. आपकी अगर नहीं भी हुई है ये एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस तो प्लीज गो थ्रू माय दैट लेक्चर ऑफ 11th फाइनल अकाउंट. वहाँ पे मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. आप यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हो. ये एडजस्टमेंट वहाँ पे सारी एक्सप्लेन हो चुकी है. Okay, we are going to take the extra adjustment that we have to learn in 12th final account. अभी हम लोग क्या लेने वाले हैं कि extra adjustment. Apart from this, there are certain extra adjustment that we are required to learn in 12th final account. Let's start with that adjustment. अभी इसको मैं रफ कर रही हूँ. ये adjustment अपनी हो चुकी है. ठीक है, तो अभी extra adjustment जो कौन सी है वो हम लोग देखेंगे. उसमें first adjustment is goods destroyed by fire. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये एडजस्टमेंट भी थोड़ी बहुत आपको उसकी जानकारी होगी क्योंकि वो फर्स्ट लेसन में जर्नल एंट्री पार्ट में आई थी. लेकिन यहाँ पे आपको उसको फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट करना है वो हम लोग देखेंगे. सो दिस इज 13th एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट. उसमें से पहली एडजस्टमेंट है, ये मैं इसको 1 नंबर ही देती हूँ. 12th फाइनल अकाउंट में इसको इंक्लूड किया हुआ है. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अभी देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इट हैज 2 चांसेस कि एक तो हो सकता है कि गुड्स अनइंश्योर्ड हो, इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड, एंड दूसरा चांस है इसमें कि गुड्स आर इंश्योर्ड. हो सकता है कि गुड्स इंश्योर्ड हो या गुड्स अनइंश्योर्ड हो. तो अभी उसको अगर दोनों पॉसिबिलिटीज है कि गुड्स इंश्योर्ड है, गुड्स अनइंश्योर्ड है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, गुड्स इंश्योर्ड होना का मतलब क्या है. मोस्ट प्रोबेबली द बिजनेसमैन आर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट फायर फॉर देयर गुड्स. जरूरी नहीं है कि हर बार फायर के लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला जाए. अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ लॉस बाय थेफ्ट, उसके लिए भी गुड्स को कभी कभी इंश्योर किया जाता है. जो बिजनेसमैन होते हैं अपने फैक्ट्री का या फिर अपने गोडाउन का जो भी है इंश्योरेंस करवाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज. तो इंश्योरेंस अगर किया हुआ है तो उसका फायदा क्या होता है. इफ सर्टन कैलामिटीज इनकर, अगर कुछ कैलामिटीज होती भी है, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनीफाई यू फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस. आपका जो भी लॉस होगा ना, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी, उसको इंडेमनीफाई करेगी. उसको इंडेमनीफाई करेगी का मतलब क्या होता है, आपको उसमें से सर्टेन अमाउंट जो भी क्लेम है आपका, अगर आपने 5 लाख के गुड्स इंश्योर किए हुए हैं और आपके सपोज 5 लाख के गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाए, आग लगती है आपके दुकान में या आपके गोडाउन में और गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, एंड इफ सपोज यू हैव टेकन इंश्योरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, आपने वो स्टॉक का इंश्योरेंस किया हुआ है, देन देयर इज नो नीड टू वरी फॉर यू. आपके लिए चिंता की बात नहीं है. आपको इंश्योरेंस कंपनी उसमें से जो भी क्लेम वो आइडेंटिफाई करेगी कि कितना आपका नुकसान हुआ है इसमें, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं. वो केस है कि गुड्स, इफ द गुड्स आर अनइंश्योर्ड. अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए. मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं. देखिए, goods amounting to rupees 10,000
in bracket uninsured, destroyed by fire, destroyed by fire. ओके मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनल अकाउंट में आपको इसके इफेक्ट्स कहाँ पे देने हैं, ये बहुत जरूरी है कि आपको इफेक्ट्स देने आने चाहिए कि इसको कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे. दैट इज द पार्ट टू बी रिक्वायर्ड टू बी लर्न इन फाइनल अकाउंट. तो यहाँ पे क्या होता है, गुड्स अमाउंटिंग टू 10,000 जो अनइंश्योर्ड है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में उसका रिकॉर्ड होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पार्ट में जो भी बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, जैसे कि देखो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट पार्ट क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, परचेसेस रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जितने भी गुड्स आप बिजनेस में ला रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. वैसे ही जो गुड्स आपके बिजनेस से जा रहे हैं, जैसे बाय वे ऑफ सेल आप गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स जा रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग स्टॉक से गुड्स आ रहे थे और जो भी बचा कुचा जो भी गुड्स है आपके पास एट द एंड बाय वे ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट यू आर रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट पार्ट. तो क्रेडिट पार्ट क्या किसके लिए पर्टिकुलरली रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर are to be recorded on the credit part of the trading side. Okay, that's the first thing required to be remember here. तो यहाँ पे देखो कितने गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आप क्या रिकॉर्ड करोगे, फर्स्ट इफेक्ट इट शुड बी recorded on credit side of trading account. Okay, as goods destroyed by fire. क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड गुड्स जितने भी आ रहे हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, तो गुड्स जाते हैं बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाय वे ऑफ लॉस बाय फायर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर. वो सारे इफेक्ट्स, एक इफेक्ट आपको कहाँ पे देना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देना ही है. इन सम ऑफ द केसेस, कुछ केस में उसको बताते हुए कि परचेसेस में से लेस करो, लेकिन अभी फिलहाल 12th स्टैंडर्ड के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसका एक इफेक्ट रिकॉर्ड होगा. उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होगा ये ध्यान में रखो अभी, बिकॉज देखो यहाँ पे आपका लॉस हुआ है, भले आपके गुड्स 10,000 के थे वो पूरे डिस्ट्रॉयड हो गए फायर से, नो इंश्योरेंस इज देयर, सो इट इज योर एंटायर लॉस, इट इज योर एंटायर लॉस. देखो अगेन आई एम पुटिंग पर्टिकुलर प्रेशर ऑन द वर्ड लॉस. लॉस का मतलब क्या होता है कि जो भी लॉस है वो आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करने होते हैं. Yes, we are maintaining one nominal account in final account. It is called as profit and loss account. Profit and loss account particularly किस चीज के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, टू रिकॉर्ड ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. पर्टिकुलरली all kind of expenses and losses are recorded on the debit side of profit and loss account. So here my dear friends you can come to know the second effect should be on कौन से साइड में सेकंड इफेक्ट इसका होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होना चाहिए. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, second effect by full amount 10,000 because it is your entire loss. There is no insurance claim to be receivable. इंश्योरेंस क्लेम है ही नहीं कि ऐसे आपको कुछ मिलने वाला है. यहाँ पे 10,000 के गुड्स गए तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और दूसरा इफेक्ट जो है बिकॉज इट इज योर एंटायर लॉस इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आई टोल्ड यू दैट ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम 2 इफेक्ट्स. हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होना चाहिए और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट होना चाहिए. तो आया देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग ने क्रेडिट इफेक्ट रिकॉर्ड किया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग ने उसका दूसरा इफेक्ट रिकॉर्ड किया. समझे? और ये कितनी अमाउंट से जाएगा, दोनों भी साइड में ये जाएगा 10,000 से. Got it? दोनों साइड में ये इसका इफेक्ट जाएगा 10,000 से. अभी इसी एडजस्टमेंट को मैं थोड़ा ट्विस्ट करती हूँ और यहाँ पे बताती हूँ अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो क्या होगा. देखो यही एडजस्टमेंट गुड्स destroyed by fire rupees 10,000 and insurance company admitted claim for rupees 8,000. ओके तो देखो इसमें क्या हो गया,
वही एडजस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे अगर इंश्योरेंस कंपनी ने, हम लोग ने वो गुड्स इंश्योर किए हैं, तो बट ऑब्वियस नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि जो भी बंदा है जिसका लॉस हुआ है वो इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्म भरेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी के जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो आएंगे, सब वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में आपका इंश्योरेंस क्लेम सैंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ इंडेमनीफाई किया हुआ है। दे इंडेमनीफाई यू अप टू ₹8,000। दे विल इंडेमनीफाई यू, दे विल एडमिट, उन्होंने एडमिट किया है, दे विल पे यू ₹8,000। वो आपको ₹8,000 क्लेम का पे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपके ध्यान में आई कि टोटल गुड्स कितने गए, टोटल गुड्स कितने के गए, आपके गुड्स जो है वो 10,000 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉयड हुए हैं। तो बट ऑब्वियस इसका फर्स्ट इफेक्ट जो है, मैं आपको पर्टिकुलरली सिर्फ इफेक्ट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइनल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री भी बनेगी, वो हम लोग बाद में देखेंगे फाइनल अकाउंट में एक्चुअल ट्रीट करते वक्त। फिलहाल इसके इफेक्ट ध्यान में रखो। इसका फर्स्ट इफेक्ट, कितने के गुड्स गए आपके अकाउंट में से, 10,000 के गुड्स गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रेडिंग के डेबिट में गुड्स कितने आते हैं आपके हाथ में, गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने हैं, तो सब रिकॉर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में होता है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जितने भी गुड्स आपके जा रहे हैं बाय व्हाटएवर वे, दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पार्ट में वो आना चाहिए। सो फर्स्ट इफेक्ट, रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन इसमें अमाउंट आएगी पूरा 10,000 एज बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। पूरे 10,000 के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी आपका लॉस हुआ है, बट द लॉस इज गेट डिवाइडेड, लॉस डिवाइड हो गया है आपका। यहाँ पे आपका नेट लॉस हुआ है, भले आपका 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए, बट यू आर गोइंग टू रिसीव सर्टेन अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा आने वाला है, कुछ पैसा आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 8,000 रुपीज आने वाले हैं, तो आपका नेट लॉस कितने का हुआ, 2,000 रुपीज का। 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, इसका मतलब आपका लॉस हुआ है सिर्फ 2,000 का। वो जो नेट लॉस होता है वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सिर्फ नेट अमाउंट, नेट लॉस दैट इज 2,000। किसी निकाला इसको, 10,000 के गुड्स थे, 8,000 माइनस किया जो मिलने वाला है, तो आपका नेट लॉस कितना हुआ, 2,000 का। वो सिर्फ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी आपको पढ़ाया था, 11 के लेक्चर में भी वो है, जो भी आपको पैसा आना है, किसी के पास से आपको अगर पैसा आना है तो वो बनती है आपकी एसेट। जैसे हम गुड्स बेचते हैं, डेटर्स को क्रेडिट पे बेचते हैं, तो डेटर्स के पास से पैसा आना होता है, तो डेटर्स भी तो अपनी एसेट है। जिन लोग के पास से आपको पैसा आना है वो आपकी एसेट ट्रीट होती है। तो इसका और एक इफेक्ट जाएगा, इसका थर्ड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड एट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। पैसा आना है आपको, पैसा आना है, कितना पैसा आना है, 2,000। ओके, सॉरी 8,000, नॉट 2,000, 8,000 रुपीज क्लेम एडमिटेड, 8,000। ओके, तो 8,000 आपको आना है इंश्योरेंस कंपनी से, तो 8,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एसेट पार्ट में। तो देखो यहाँ पे ये वाले दो जो इफेक्ट रिकॉर्ड हो गए ना, देखो डेबिट साइड एंड एसेट साइड, पर्टिकुलरली आई हैव हाइलाइटेड बिलो द वर्ड्स। क्यों हाईलाइट किया मैंने आपको, क्योंकि ये एसेट भी, एसेट्स का बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे आपने ये एक डेबिट रिकॉर्ड किया और ये दूसरा डेबिट रिकॉर्ड किया, तो टोटल डेबिट रिकॉर्डेड इज 10,000, डेबिट इज रिकॉर्डेड बाय 10,000। और आपका ये क्रेडिट साइड कितने अमाउंट से रिकॉर्ड है, 10,000। तो ये एग्रीगेट आपका डेबिट और क्रेडिट बाय अमाउंट इट शुड बी सेम, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड इन फाइनल अकाउंट। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बाय अमाउंट सेम रिकॉर्ड होता है तो ही आपका फाइनल अकाउंट टैली होगा। आप डेबिट में 10,000 का इफेक्ट डालते हो और क्रेडिट में गलती से 8,000 का डाल दिया ना, तो आपका फाइनल अकाउंट 2,000 का डिफरेंस बताएगा, टैली ही नहीं होगा।
तो ये हमेशा ध्यान में रखो, फाइनल अकाउंट टैली करने के लिए आपको हर एडजस्टमेंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बाय अमाउंट, बाय इफेक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड विद दिस एडजस्टमेंट। नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द अदर एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे दूसरी वाली जो एडजस्टमेंट है वो भी 12th में आएगी आपको। कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम लर्न करते वक्त हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन, और एक्सपेंडिचर में हम लोग ने देखे थे देयर आर 3 काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। हम लोग ने देखा था 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कभी कभी रिकॉर्ड करते वक्त गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है या रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल करके ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल बताऊंगी आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि क्या मिस्टेक होती है और हमें उसको फाइनल अकाउंट में कैसे रेक्टिफाई करना है। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल बताती हूँ आपको तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है। ओके, फर्नीचर परचेस रिकॉर्डेड नॉट ऑफ फर्नीचर परचेस, एक अलग बताती हूँ आपको, इजी जाएगा समझने में। पार्ट ऑफ प्लांट परचेस फॉर ₹20,000 recorded in repairs to plant। okay. देखो प्लांट का एक पार्ट परचेस किया, मतलब प्लांट का एक पार्ट अगर परचेस करते हैं तो वो बन जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, भले वो पार्ट ही क्यों ना परचेस किया है। द एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो प्लांट अगर हम लोग का पार्ट जो भी है प्लांट का वो परचेस करेंगे तो प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। सो दैट एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक रीजन हुआ बिकॉज इट इंक्रीज योर कैपिटल, because it increase your production capacity. Another reason to treat it as a capital expenditure is what? It is non-recurring in nature. हम लोग बार बार थोड़ी ना कुछ पार्ट परचेस करते हैं, प्लांट का हो या किसी भी मशीनरी का पार्ट जब परचेस किया जाता है तो वो बार बार परचेस नहीं होता, वो एक ही बार परचेस होता है। उसकी वजह से जो प्लांट है, जो मशीनरी है, जो भी है वो एसेट है, उसका क्या हो जाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्ट ऑफ द प्लांट जो 20,000 का एक पार्ट था प्लांट का परचेस किया, तो उसका करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट की कॉस्ट बढ़नी चाहिए, दैट शुड बी एडेड इन प्लांट में ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे गलती से क्या कर दिया उन लोग ने रिपेयर्स टू प्लांट में वो रिकॉर्ड कर दिया। repairs are recurring in nature, so repairs is treated as revenue expenditure, whereas this type of expenditure, part of the plant purchase or etc., these kind of expenditure are capital expenditure। तो गलती क्या हो गई इन लोग से, इन लोग ने उसको रेवेन्यू करके ट्रीट किया है, इन लोग ने उसको रिपेयर्स में डाल दिया। 20,000 उन लोग ने रिपेयर्स में डाल दिया। These are not repairs, this is what actual plant purchase। तो प्लांट परचेस में वो ऐड होना चाहिए, उन लोग ने गलती से किया है उसको रिपेयर्स में ऐड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्होंने क्या गलती की, उसको रिपेयर्स में ऐड किया, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है फाइनल अकाउंट में। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हम लोग क्या बताएंगे, उसको रिपेयर में से लेस करो। देखो मैं इफेक्ट्स बता रही हूँ आपको, इफेक्ट्स में उन लोग ने गलती से ऐड कर दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिपेयर्स में से लेस करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा डिडक्ट फ्रॉम रिपेयर्स, डिडक्टेड फ्रॉम रिपेयर्स।
on debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिपेयर्स कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? रिपेयर्स रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। दिस इज व्हाट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कहाँ पे होते हैं? वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? P&L के डेबिट में। तो जो रिपेयर्स है वो प्लांट रिपेयर्स जो भी है प्लांट P&L के डेबिट में रिकॉर्ड हुए हैं, उधर से उसको लेस करो बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। प्लांट परचेज किया है वो उसी में इंक्लूड कर दिया है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है, उसको वहां पे निकाल देना है। तो वहां से हम लोग ने उसको निकाल दिया, डिडक्टेड फ्रॉम रिपेयर्स, मतलब जो भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें भी वो इंक्लूड किया है, डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे रिपेयर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, मे भी आपको प्रॉब्लम में कुछ अलग टाइप के रेवेन्यू एक्सपेंसेस देंगे जिसमें वो इंक्लूड किया हुआ है। ओके, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी इंस्टॉल किया और इंक्लूडेड इन द वेजेस पेड टू द लेबर, वो वेजेस में बता दिया इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो गलत बात हो गई। मशीनरी में ऐड होना चाहिए, उन लोग ने वेजेस में ऐड किया, तो आपको वो वहां पे कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया है? वेजेस में, तो आपको वो वेजेस से लेस करना पड़ेगा ऑन द डेबिट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज वेजेस आर रिकॉर्डेड ऑन द ट्रेडिंग साइड। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली उसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करती हूँ कि हर बार P&L में आएगा जरूरी नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है आपको, बेसिक एडजस्टमेंट ये है। तो डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी नाम से हो सकता है, इफ दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड ऑन द ट्रेडिंग साइड, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां से रिकॉर्ड होगा। इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां से रिकॉर्ड होगा। सो पर्टिकुलरली डिडक्ट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेडिंग और P&L डेबिट साइड, दिस इज व्हाट द करेक्ट इफेक्ट। ओके, ये फर्स्ट हो गया कि उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से लेस करो, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा। अभी वो क्या होना चाहिए, उधर से लेस किया और वो कहाँ पे करेक्टली रिकॉर्ड होना चाहिए था? इट शुड बी एडेड इन द ऑफ कोर्स इन दैट एसेट, एसेट में ऐड होना चाहिए था। सो नेक्स्ट इफेक्ट, ऐड इन कंसर्न एसेट। तो यहाँ पे कौन सी एसेट है? प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे? प्लांट में ऐड करेंगे। ऐड इन कंसर्न एसेट ऑन बैलेंस शीट, एसेट साइड। ओके, तो ये उसका करेक्ट इफेक्ट रिकॉर्ड हो गया कि उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो भी एसेट है उसमें ऐड कर दो। जो भी एसेट है, यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट होगा, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें ऐड करो। और जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसको गलती से डाला था वहां से उसको निकाल दो। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से उसको लेस करना है और उसका सेकंड इफेक्ट उसको प्लांट में जो भी एसेट है उसमें ऐड कर देना है। अंडरस्टूड अप टू दिस? ओके, नाउ लेट्स, ऐसे हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जैक्टली उल्टा भी तो हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा वाला भी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको उसका इफेक्ट अभी समझ में आया ही होगा। जो भी मिस्टेक किया है आपको क्या करना है, फाइनल अकाउंट में उसको रेक्टिफाई करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। Included in capital expenditure. ओके, फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको इसका। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू मशीनरी, repairs to machinery included in मशीनरी अकाउंट। देखो समझ में आया आपको? रिपेयर्स है भाई, तो रिपेयर्स कहाँ पे आने चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आने चाहिए। तो उन लोग ने क्या किया, उसको बैलेंस शीट में एसेट में मशीनरी में डाल दिया। तो उसको अभी आपको इफेक्ट्स में क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। उन लोग ने कहाँ पे डाला इसको, मशीनरी में डाल दिया, तो मशीनरी में से निकाल डालो उसको। तो पहला इफेक्ट जो है, डिडक्ट इट फ्रॉम कंसर्न एसेट,
जो भी एसेट है, यहाँ अपने एग्जाम्पल में आपको मशीनरी लिया है, तो आपको क्या करना है, जो भी एसेट में गलती से उन लोग ने रिकॉर्ड किया है तो उसको आपको उसमें से लेस करना पड़ेगा. इट मे बी मशीनरी, मे बी प्लांट, मे बी फर्नीचर, मे बी बिल्डिंग, वॉट एवर टाइप ऑफ एसेट इट मे बी. आपको फर्स्ट क्या करना है, उसमें गलती से ऐड किया ना तो उसको लेस करो. सो डिडक्ट इट फ्रॉम कंसर्न एसेट ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड, ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. ओके. एंड सेकेंडली उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, जो उन लोग ने नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था. दिस इज व्हाट रिपेयर्स. अगर वो कुछ वेजेस वगैरह होते तो हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट में डालते हैं. रिपेयर्स कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, रिपेयर्स रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो ये इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, डिपेंड अपॉन विच काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज. इट शुड बी डेबिटेड टू आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट. अगर P&L का एक्सपेंडिचर है तो P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. अगर रिलेटेड टू ट्रेडिंग है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा. बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग में जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अगर वो डायरेक्ट टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो जाएगा ट्रेडिंग में. अगर इनडायरेक्ट नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. ओके. सो हियर वी फिनिश्ड अप टू 3 more adjustments in 12th फाइनल अकाउंट. देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड परचेसेस. देखो नाम में ही आया है अनरिकॉर्डेड परचेसेस. मींस व्हाट, द गुड्स, इफ द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड इफ सपोज द बिजनेसमैन फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट. कुछ ऐसे हो जाता है कि कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए तो वो क्या हो जाती है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस. मतलब परचेस किया हुआ है, स्टॉक में गुड्स है लेकिन रिकॉर्ड में आया नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स उसको ऐड करना पड़ेगा. परचेसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. ओके. तो इसका फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसमें ऐड करो. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन परचेसेस. ये हो गया उसका डेबिट इफेक्ट कि उसको ऐड करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस में. ओके. जो रिकॉर्ड करने बाकी रह गए उसको ऐड करो. एंड सेकेंडली उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ओके उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्रेडिटर्स में. इफ द गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट देन दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट, दैट शुड बी एडेड इन क्रेडिटर्स. तो एक्चुअल एंट्री क्या होती है गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट की, देखो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ऐसे एंट्री होती है. तो ये परचेसेस में भी रिकॉर्ड करना रह गया और क्रेडिटर्स में भी रिकॉर्ड करना रह गया. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, उसको रिकॉर्ड करो. रिकॉर्ड करना रह गया ना तो उसको रिकॉर्ड करो. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में उसको ऐड करना है. और बट ऑब्वियस उसका सेकंड इफेक्ट क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कहाँ पे रिकॉर्ड करना रह गया, क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड करना रह गया तो उसको ऐड करना पड़ेगा. ऐड इन क्रेडिटर्स, ये हो गया उसका सेकंड इफेक्ट. इट इज वेरी लॉजिकल. ऐड इन क्रेडिटर्स ऑन, क्रेडिटर्स कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, ऑफ कोर्स लायबिलिटी साइड, ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. देखो एक इफेक्ट ट्रेडिंग P&L में जाता है, एक इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है. ये बात दिमाग में फिट कर दो कि एडजस्टमेंट्स का एक ना एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा तो दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग और P&L में जाएगा. तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल. जैसे अगर हम लोग परचेसेस रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो हो सकता है कि सेल भी रिकॉर्ड करना कभी कभार हम भूल जाए. सेल, अनरिकॉर्डेड सेल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या होती है, जब गुड्स क्रेडिट पे बेचे जाते हैं तो उसकी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये एंट्री होनी होती है लेकिन इन लोग ने भूल गए एंट्री करना, इन लोग ने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ये सेल में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये डेटर्स में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो हमें उसको अभी रेक्टिफाई करना है. उन लोग ने, वो लोग भूल गए ना रिकॉर्ड करना, तो आपको फाइनल अकाउंट में क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है. तो क्या करोगे इसको, यस डेफिनेटली फर्स्ट इफेक्ट जाएगा इसका ऐड इन डेटर्स, डेटर्स में ऐड करो. ऐड इन डेटर्स ऑन एसेट साइड. डेटर्स कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होते हैं, डेटर्स एसेट साइड में रिकॉर्ड होता है. डेटर्स वो होते हैं जिनके पास से पैसा आना है बिकॉज वी सोल्ड देम गुड्स ऑन क्रेडिट. ओके. और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना है बिकॉज वी परचेज गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट. ओके. तो ऐड इन डेटर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट. और सेकेंडली कहाँ पे रिकॉर्ड करना रह गया, ये सेल्स में रिकॉर्ड करना रह गया तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा ऐड इन
सेल्स, ऐड इन सेल्स, सेल्स में ऐड करो इसको, ऑन सेल्स रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, add in sales on credit side of trading account. Understood? These are the very logical and very simple effects of these two simple adjustments. Thereafter, next adjustment is bills receivable dishonored. Bills receivable dishonored. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स क्या होता है? यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में आपको एक टॉपिक लर्न करने को आएगा आगे जाके, जिस टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट अ प्रोमिसरी नोट। वो क्या होता है? एक प्रोमिसरी नोट होती है। जब हम लोग गुड्स डेटर्स को बेचते हैं ऑन क्रेडिट, किसी को मैंने गुड्स बेचे, सपोज आई सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख टू मिस्टर एक्स, एक्स को मैंने बेचे, एक्स इज गोइंग टू पे मी आफ्टर 4 months, 4 महीने के बाद वो पे करेगा। मुझे अभी पैसा चाहिए और उसके पास पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, उसके पास से एक प्रोमिसरी नोट लिख के लेगी मैं, और वो प्रोमिसरी नोट पे वो लिख के देगा दैट आई विल पे अ सम ऑफ ₹1 lakh फॉर द वैल्यू रिसीव्ड आफ्टर 4 months। ऐसे वो प्रॉमिस लिख के देगा, जिसके ऊपर स्टैम्प आएगा, जिसके ऊपर उसका साइन आएगा। तो वो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनता है, वो जो प्रोमिसरी नोट बनता है, सामने वाला प्रॉमिस करके देता है हम लोग को ऑन पेपर दैट ही विल पे मी अ सम ऑफ ₹so and so आफ्टर so months फॉर द वैल्यू रिसीव्ड फॉर द गुड्स रिसीव्ड। ओके, वो लिख के देता है। इसको हम प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में। लेकिन बिल क्या होता है, ये मैंने आपको 11 के लेक्चर्स में भी बताया। बिल क्या होता है? बिल इज नथिंग बट अ प्रोमिसरी नोट गिवन बाय डेटर टू क्रेडिटर। डेटर्स के पास से वो एक प्रॉमिस लिख के आता है ऑन पेपर, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो प्रॉमिसरी नोट मेरे लिए क्या है? सामने वाले ने लिख के दिया कि वो पे करेगा मुझे ₹1 लाख आफ्टर 4 months, तो वो मेरे लिए क्या है? दैट इज अ बिल रिसीवेबल फॉर मी। वो बिल रिसीवेबल है मेरे लिए। ओके, तो जब वो बिल लिख के देगा ना, दैट बिल्स रिसीवेबल, दैट डॉक्यूमेंट विल बी माय एसेट, वो मेरी एसेट हो जाएगी। तो जब वो बिल्स रिसीवेबल मुझे देता है, दैट टाइम मैं डेटर्स में से ₹1 लाख माइनस करेगी और मेरा एक नया एसेट क्रिएट होगा बिल्स रिसीवेबल के नाम से। ओके, तो जब वो मुझे बिल्स रिसीवेबल बना के देता है, बिल्स रिसीवेबल जब ड्रॉ करती हूँ मैं उसके ऊपर, तो उसका पहला इफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन का पहला इफेक्ट समझ लो क्या होता है। देखो, जब उसने मुझे बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करके दिया, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन बोलते हैं उसको, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन बोलते हैं। जब वो बिल्स रिसीवेबल मुझे एक्सेप्ट करके देगा, तो मैं एंट्री क्या करेगी, डेटर्स में से मैं उसका बैलेंस निकालूंगी और मैं दूसरा एक एसेट क्रिएट करूंगी बिल्स रिसीवेबल के नाम से। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के नाम से मेरा एसेट क्रिएट होगा, उसकी जर्नल एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जब वो बंदे से 1 लाख के गुड्स जिसको मैंने बेचे, ओके, जिसको मैंने 1 लाख के गुड्स बेचे, उसके पास से मैंने लिख के लिया कि वो 1 लाख रुपीस मुझे देगा आफ्टर 3 months, ऐसा मैंने उसके पास से लिख के लिया, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए एसेट बन गया। तो मैं डेटर्स में से उसका बैलेंस कम करेगी। देखो, इसका बैकग्राउंड बहुत समझना जरूरी है। जब हम लोग उसको गुड्स बेचते हैं ना, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब मैंने गुड्स बेचे, उसको गुड्स ऑन क्रेडिट मैंने उसको बेचे, तभी मैंने एंट्री की थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तभी मैंने उसका डेबिट बैलेंस क्रिएट किया था 1 लाख से। 1 लाख के गुड्स मैंने उसको बेचे, मैंने उसका डेबिट बैलेंस क्रिएट किया 1 लाख से। जब वो बिल दे रहा है मुझे एक्सेप्ट करके, तो वो बिल मेरे पास आ रहा है, एसेट आ रही है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट इट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लगता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एंड बिकॉज वो डेटर्स ने दिया मुझे, डेटर्स आर गिवर, तो मैंने डेटर्स को कम कर दिया। तो 2 डेटर्स, यहाँ पे मैंने उसका बैलेंस 1 लाख से कम कर दिया। अभी मेरा वो बैलेंस है, ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं आया है, 1 लाख का बैलेंस है, लेकिन 1 लाख का बैलेंस मेरा बिल्स रिसीवेबल में स्टैंडिंग दिखेगा। अभी उसके बाद ये बैकग्राउंड में हो चुका है और आपको ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में दी है। तो आपको ये एडजस्टमेंट सीखने के लिए जरूरी है कि पहले क्या हुआ है ये मालूम होना चाहिए
कि पहले होता है गुड्स क्रेडिट पे बेचे जाते हैं, उसके बाद में सामने वाला ऑन पेपर आपको लिख के देगा दैट ही विल पे यू सम ऑफ रुपीज सो एंड सो आफ्टर सो मंथ्स, और उसके ऊपर स्टैंप लगेगा, उसका साइन आएगा, तो दैट विल बी अ वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, वो एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास आता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। सो वो आपकी एसेट बन जाती है, दिस विल बी योर एसेट एंड डेटर्स बैलेंस विल गेट रिड्यूस्ड बाय दैट मच अमाउंट। आपने डेटर्स का बैलेंस कम कर दिया है। अभी आगे जाके क्या हुआ, ये वाली एडजस्टमेंट हो गई कि बंदे ने 1 लाख रुपीस का बिल जो था ना वो डिसऑनर कर दिया, पैसा डिसाइडेड डेट पे दिया ही नहीं। तो अगर वो पैसे नहीं देता है तो मैं क्या करेगी, ऑफ कोर्स ये जो एंट्री मैंने उसका जो बैलेंस मैंने कैंसिल किया था मैं उसको रिवर्ट कर देगी, उसका बैलेंस फिर से बढ़ा देगी। तो इसको हमें रिवर्ट करना है। वो जो बिल्स रिसीवेबल मैंने उसके पास से लिया था, बिकॉज बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, I have given debit to that bills receivable account. Okay, it comes in और डेटर्स आर गिवर फॉर दैट टाइम, तो डेटर्स को मैंने क्रेडिट दिया था। अभी एग्जैक्टली उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स ने बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर किया, उसका बिल्स रिसीवेबल उसको दे देगी और डेटर्स का बैलेंस में फिर से बढ़ा देगी जो मैंने कम किया था। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर के लिए मुझे एक्चुअल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, डेटर्स का बैलेंस जो मैंने ये इफेक्ट से कम किया था उसको मुझे बढ़ा देना है। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, दिस इज व्हाट द एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट। बट दिस बैकग्राउंड शुड बी लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बैकग्राउंड में क्या होता है, उसके लिए हमें ये इफेक्ट देना है, कैंसिलेशन का इफेक्ट। अंडरस्टूड? तो आपको अभी फिलहाल ध्यान में क्या रखना है, आपको ये टॉपिक जब समझ में आएगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो और प्रॉपरली दिमाग में फिट हो जाएगा कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि इसका एंट्री क्या बनेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री बनता है। और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, इफेक्ट्स ध्यान में रखो प्रॉपरली। डेटर्स का बैलेंस जो हम लोग ने कम किया था उसको हमें बढ़ा देना है, क्योंकि बंदे ने पैसा ही नहीं दिया। तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ा दो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड इन डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस फिर से बढ़ाना है, क्योंकि जब उसने बिल एक्सेप्ट किया तो हमने उसका बैलेंस कम किया था, अभी वो पैसा नहीं दे रहा है तो फिर से बढ़ाओ। तो एड इन डेटर्स, डेटर्स में ऐड हो गया, एड इन डेटर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एड इन डेटर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा डिडक्ट फ्रॉम किस्मत, कौन सा बिल क्या डिसऑनर हुआ है, बिल्स रिसीवेबल। तो कौन सी एसेट आप कम करोगे, ऑफ कोर्स बिल्स रिसीवेबल के नाम से आपने जितने भी बिल्स रिसीवेबल है उसमें से 1 लाख का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ। सो नेक्स्ट इफेक्ट आएगा इसका, डिडक्टेड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसमें एक बात ध्यान में रखो, ये पहली एडजस्टमेंट ऐसे आई जिसके दोनों भी इफेक्ट कहाँ पे गए, बैलेंस शीट में गए। देयर इज नो सिंगल इफेक्ट आइदर ऑन ट्रेडिंग डेबिट और ऑन पीएनएल डेबिट, कुछ भी नहीं गया। ये एक ही एडजस्टमेंट है जिसका इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में ही। एक एसेट से लेस करो और दूसरे एसेट में उसको बढ़ा दो, तो एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट आ जाता है। डेटर्स में जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो वो डेबिट इफेक्ट हो जाता है, और बिल्स रिसीवेबल से लेस करते हैं तो वो क्रेडिट इफेक्ट होता है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट, वो आपके एसेट है, और आप उसमें से लेस करते हो तो by accounting treatment this is what we are giving credit to bills receivable account। ओके, तो ये डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आ गई जिसका डेबिट इफेक्ट और जिसका क्रेडिट इफेक्ट दोनों भी इफेक्ट रिकॉर्ड होंगे एसेट साइड में। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। जैसे बिल्स रिसीवेबल होते हैं ना, वैसे ही बिल्स पेएबल होते हैं। बिल्स पेएबल क्या होता है, इट इज बिल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स ऑन अस, हम लोग के ऊपर बिल ड्रॉ किया है। मतलब देखो, हम लोग गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं, वैसे अगर सपोज आई परचेस गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम मिस्टर जेड से मैंने गुड्स परचेस की है ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। सो आई सपोज टू पे 50,000 टू हिम, मैंने उसको 50,000 देना है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो बंदे ने मेरे पास से प्रॉमिस लिख के लिया ऑन पेपर,
Okay, and I gave him promise that I will pay a sum of rupees so and so, a sum of rupees 50,000 after 1 month. मैंने उसको लिख के दिया कि मैं आपको 50,000 एक महीने के बाद देगी, ऐसा मैंने उसको लिख के दिया ऑन पेपर, स्टैंप लगा के, साइन करके. ओके, तो दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट ऑन माय पार्ट. मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं सामने वाले को पैसा देगी, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इट्स अमाउंट पेएबल फ्रॉम मी, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग बिल्स पेएबल. तो जैसे बिल्स रिसीवेबल सामने वाला मुझे प्रॉमिस लिख के दे रहा है, वो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, उसके पास से पैसा आना है, तो दैट इज माय एसेट. वैसे ही अगर मैं किसी को लिख के देती हूँ, मैं क्रेडिटर्स को लिख के देती हूँ कि मैं आपको पैसा देगी आफ्टर सो मंथ, आफ्टर सो एंड सो पीरियड, तो वो मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी. तो वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गई. कौन से नाम से हो गई वो लायबिलिटी, बिल्स पेएबल के नाम से हो गई. तो बिल्स पेएबल मेरे लिए लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी मैंने क्या किया, आफ्टर फ्यू डेज इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पे द अमाउंट ऑन द बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल हो जाता है डिसऑनर्ड. तो ये बिल्स पेएबल यहाँ पे क्या हुआ, डिसऑनर्ड हुआ. ओके, तो ये बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड कैसे रिकॉर्ड होगा. बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, देखो मैंने अभी आपको बताया, ये बिल मैंने एक्सेप्ट किया है, क्रेडिटर्स को मैंने एक्सेप्ट करके दिया है. तो जब मैंने बिल एक्सेप्ट कर दिया तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी बाय द नेम बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल इज माय लायबिलिटी, एंड इफ दैट लायबिलिटी गेट्स रिड्यूस बिकॉज द बिल इज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड हुआ तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई. लायबिलिटी उतने अमाउंट से कम करनी है, लेकिन मैंने पैसा भी तो नहीं दिया सामने वाले को, तो मेरा क्रेडिटर्स का बैलेंस जो कम हुआ था वो मैं फिर से बढ़ा देगी, क्रेडिटर्स का बैलेंस इसमें बढ़ जाएगा. ओके, जैसे वहां पे क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कम होता है और डेटर्स का बढ़ता है. यहाँ पे बिल्स पेएबल का कम होगा और साइमल्टेनियसली क्रेडिटर्स का बढ़ेगा. ओके, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, डिडक्ट इट फ्रॉम बिल्स payable on liability side of balance sheet, on liability side of balance sheet. And second effect, simultaneously add in creditors on balance sheet liability side. तो देखो इसके भी दोनों इफेक्ट लायबिलिटी साइड में ही आए. एक से कम करो दूसरे में ऐड करो, वही रह गया ना. एक से 50 लेस कर रहे हैं और वहीं पे दूसरे में ऐड करके 50 लिख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में ही दो इफेक्ट आएंगे. जैसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड के एसेट साइड में दो इफेक्ट आते थे, वैसे ही बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड के दोनों इफेक्ट भी कहाँ पे आएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम बिल्स पेएबल एंड सेपरेटली यू हैव टू ऐड इट बैक इन द क्रेडिटर्स, उसको क्रेडिटर्स में ऐड कर दो. ओके, सो दिस इज व्हाट इज सेकंड इफेक्ट. ओके, देखो ये दो एडजस्टमेंट हम लोग ने देखी, जहां जिसका इफेक्ट, एक भी इफेक्ट पीएनएल में नहीं गया, एक भी इफेक्ट ट्रेडिंग में नहीं गया. दोनों इफेक्ट हम लोग ने कहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं, बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड किए हुए हैं. नाउ लास्ट एडजस्टमेंट इन 12th स्टैंडर्ड, दैट नो नॉट लास्ट, इट्स अ थर्ड लास्ट, deferred expenses of advertisement paid for 5 years. Deferred expenses of advertisement. Deferred expenses of advertisement paid for 5 years. यहाँ पे 5 years दिया है, it may be for 2 years, 4 years, whatever it may be. I just explain you what is this deferred expenses. देखो एक्सपेंडिचर के, मैंने अभी भी आपको लेक्चर में बताया, एक्सपेंडिचर आर ऑफ 3 टाइप्स. हम लोग ने फर्स्ट 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट या थर्ड लेसन में ही उसको पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर आर ऑफ 3 टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा वाला टाइप होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years. कभी कभी क्या होता है, देखो बड़ी बड़ी कंपनीज नया प्रोजेक्ट, नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ ह्यूज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूज अमाउंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बोलते हैं उसको. तो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के ऊपर कंपनी बहुत सारा खर्चा
पहले साल में ही कर देती है। लेकिन क्या उसका बेनिफिट कंपनी को एक साल के लिए ही मिलेगा? नहीं, कंपनी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट फॉर मेनी coming years. Maybe company is going to get that benefit for 5 years, maybe going to get that benefit for 4 years, 7 years, 10 years, depend upon the एडवर्टाइजमेंट, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इट इज, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बहुत सारा ऐसा होता है ना कि खर्चा एक साथ में साल में एक बार करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट उनको आगे के 5 साल तक मिलने वाला है। तो फिर उस एक्सपेंसेस को क्या बताएंगे? वो तो ना तो कैपिटल हुआ ना तो रेवेन्यू हुआ, लेकिन फिर उसको ट्रीट किया जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको क्या करके ट्रीट करेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि देखो, अगर सपोज कंपनी इज स्पेंडिंग 50,000, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 50,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट। 50,000 कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेंड कर रही है फॉर 5 years। 5 साल के लिए 50,000 का खर्चा किया। तो ये जो एक एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल खर्चा करेंगे हम लोग 2,000, 2,500, 5,000, इतना नॉर्मल टाइप का खर्चा अगर हम लोग एक साल में करते हैं, तो वो ठीक है कि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालें, बिकॉज द अमाउंट इज ऑल्सो स्मॉल, इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। लेकिन ये जो अमाउंट कंपनी ने स्पेंड किया है 50,000 का, उसका बेनिफिट कंपनी को अगर 5 साल में मिलने वाला है, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है कि आप पूरा का पूरा अमाउंट एक साल में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डालो, बिकॉज द कंपनी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर फॉर 1, 2, 3, 4 and 5 years। 5 साल बेनिफिट लेने वाली है। सो इट इज एडवाइजेबल टू डिवाइड दीज 50,000 इन ईच 5 years। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 5, हर साल में खर्चा जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट का जाएगा वो जाएगा 10,000। कितना जाएगा? 10,000। सो व्हाट वी हैव टू डू इन द करंट ईयर, हम लोग भले ये साल का रिकॉर्ड करेंगे, ये साल का जो भी साल का हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही आना चाहिए जो वो साल के लिए खर्चा किया है। हर एक साल के लिए कितना खर्चा किया? 10,000 का। तो बाकी बचा हुआ खर्चा अगर हम लोग ध्यान देते हैं कि अगर हम लोग ये साल का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, अभी ये फर्स्ट ईयर है और कंपनी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर फॉर कमिंग 4 years एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब 5 साल में हम लोग का जो ईयर है रिकॉर्डिंग का वो पहला ही है। ओके, और 50,000 कंपनी ने खर्चा किया है। तो हमें इसका इफेक्ट कैसे देना है? इसका फर्स्ट इफेक्ट जो है ना वो रिकॉर्ड करना है आपको proportionate amount। That is proportionate amount कैसे निकालेंगे? होल अमाउंट, यहाँ पे होल अमाउंट कितना जो भी प्रॉब्लम में दिया जाएगा, होल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करके जो अमाउंट आएगी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट अमाउंट। प्रोपोर्शनेट अमाउंट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने आपको अभी बताया 50,000 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो हर साल के लिए 10,000 आएगा। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट अपने एग्जांपल में कितनी आई जाओगे? मैंने आपको बताया था 10,000। तो 10,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अंडरस्टूड? तो बाकी बचा हुआ 40,000 कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? उसको रिकॉर्ड किया जाता है रिमेनिंग अमाउंट should be recorded on asset side of balance sheet। ओके, सो बाकी का जो अमाउंट है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा 40,000 का। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट होती है कि डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years, कभी कभी देते हैं पेड फॉर 10 years। तो रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगी और क्या करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको उसको? एज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। मतलब 5 साल के लिए किया ना, तो एक साल का 10,000 जो है वो जाएगा P&L के डेबिट में और 40,000 जो आपने स्पेंड किया हुआ है वो जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अंडरस्टूड? ओके, देखते हैं आगे की एडजस्टमेंट। कमीशन टू पार्टनर्स।
नाउ देखो कमीशन टू पार्टनर्स, ये जो एडजस्टमेंट है, समटाइम दिस कमीशन टू पार्टनर is allowed as a certain percentage of gross profit or sometime it may be allowed at certain percentage on sale. Okay, कौन से बेसिस पे दिया है वो प्रॉब्लम में आपको देंगे. कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एज और एज अ परसेंटेज ऑफ सेल. अगर वो बताते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, फॉर एग्जांपल कमीशन टू पार्टनर अलाउड at the rate 5% on sale. In that case they will provide you the figure of sale. आपको सेल की फिगर देंगे. अगर सेल की फिगर दी है 10 लाख रुपीज, सेल की फिगर कितनी दी है 10 लाख रुपीज, और उन्होंने क्या बोला है कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड एट द रेट 5% ऑन सेल, देन वी हैव टू वर्क आउट कितना कमीशन आएगा. इन दैट केस कमीशन विल बी, कमीशन इज इक्वल टू 10 lakhs into 5%. 10 lakhs into 5%. So, see, the amount will be 50,000. Now, how it should be treated in the final account? That's the question. कि इसको final account में treat कैसे करेंगे? तो commission to partner is the expenditure for the firm and all expenses are recorded on the debit side of profit and loss account. This is what come under indirect expenditure. Okay, ये indirect expenditure है. तो commission to partner indirect expenses record करने के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो कमीशन टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड ऑन, इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा. एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ कमीशन टू पार्टनर, ये जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. Depends upon which method is followed in the problem. If the partners are following fixed capital method, तो partners current account, or if they are not following fixed capital, they are following fluctuating capital, तो capital account. Either partners current account or capital account. Partners current account or capital account credit side. उसमें उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा. फर्स्ट इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट. इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड देन इट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. एंड इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, देन इट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली स्लैश दिया है, तो दोनों में से किसी एक ही अकाउंट में हो जाएगा. गलती से भी उसको दोनों अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, एक ही अकाउंट में जाएगा. Okay, so first effect profit and loss account debit side, and second effect partners current account or capital account credit side. Now the last adjustment is revenue receipts treated as capital receipt. Last adjustment in the 12th final account syllabus. Revenue receipts treated as कैपिटल रिसिट. तो इसको देखते हैं. रेवेन्यू रिसिट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट का मतलब क्या होता है? पहले एक एडजस्टमेंट देखो इसका. फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ फर्नीचर. सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ फर्नीचर. तो देखो सेल ऑफ गुड्स इज व्हाट? रेवेन्यू रिसिट. सेल ऑफ गुड्स क्या होता है? रेवेन्यू रिसिट. क्योंकि रेवेन्यू रिसिट किसको बोलते हैं? जो हम लोग का डेली बिजनेस है. तो गुड्स बेचना अपना तो रेगुलर काइंड ऑफ बिजनेस है. तो रेगुलर बिजनेस से जो रिसिट जनरेट होती है उसको बोला जाता है रेवेन्यू रिसिट. ओके. और सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इज अवर एसेट. वी आर नॉट अ डीलर इन फर्नीचर. फर्नीचर हमारी एसेट है, कभी कभार हम उसको बेचेंगे. तो ये सेल ऑफ फर्नीचर से जो पैसा जनरेट होगा वो भी रिसिट है, लेकिन कौन से टाइप की? कैपिटल टाइप की. तो वो रिसिट होती है कैपिटल रिसिट. एंड मिस्टेक इज व्हाट? रेवेन्यू रिसिट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिट. मतलब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है. एग्जांपल क्या है अपना यहाँ पे? कि गुड्स सेल किए, लेकिन उसको ट्रीट क्या किया? फर्नीचर का सेल किया, ऐसे उसको ट्रीट किया. नाउ वी हैव टू रेक्टिफाई. हमें उसको रेक्टिफाई करना है. उसको क्या करना पड़ेगा? सेल में ऐड करना पड़ेगा ट्रेड. सेल ऑफ गुड्स कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो फर्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा एड इन सेल, एड इन सेल ऑन credit side of
trading account. Add in sale of credit side of trading account. यह उसका फर्स्ट इफेक्ट, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स हुआ लेकिन उन्होंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, उन्होंने सेल ऑफ फर्नीचर में रिकॉर्ड कर दिया, फर्नीचर में सेल्स कर दिया कि सेल किया करके, तो वो उन्होंने मिस्टेक की है, तो हमें उसको रिकॉर्ड करा, हमें उसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, कहाँ पे लिखना चाहिए था जहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है, सेल ऑफ गुड्स में वो ऐड होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया, तो हम लोग ने उसको कर दिया कि उसको ऐड किया हम लोग ने सेल में ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सेल तो क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, तो उसमें उसको ऐड कर देना है। एंड सेकेंडली दे डिडक्ट इट फ्रॉम फर्नीचर एज अ सेल, फर्नीचर में से उन्होंने लेस कर दिया था, तो हमें उसको क्या करना है, एड इट इन फर्नीचर, फर्नीचर में उसको ऐड करो, तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एड इन फर्नीचर। फर्नीचर में से उन्होंने सेल किया करके लेस कर दिया था फर्नीचर में से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एड इन फर्नीचर ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड। अंडरस्टूड, हमें क्या करना है, फर्नीचर में उसको ऐड कर देना है, क्योंकि उन्होंने सेल किया फर्नीचर करके, फर्नीचर में से लेस किया है, वो उनकी मिस्टेक है, हमें उसको रेक्टिफाई करना है, हमें उसको फर्नीचर में फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा। सो हियर माय डियर स्टूडेंट, वी फिनिश्ड विद द एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स फॉर 12th स्टैंडर्ड दैट इज इन योर सिलेबस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट देयर आर सर्टेन हिडन एडजस्टमेंट्स, कुछ हिडन एडजस्टमेंट होती है जिसको छिपी एडजस्टमेंट बोला जाता है, जो ट्रायल बैलेंस में हिडन होती है, उसको कैसे समझना है और उसको कैसे ट्रीट करना है, दैट वी विल सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।